जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके बीच में ज्योग्राफी के उसी सेक्शन को आगे बढ़ा रहा हूँ जो हमने कल जिस वीडियो में जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे का आज क्रम है। और मैं आपको बता दूं कि कल का जो वीडियो था वो भारत में नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को लेकर था, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर थी, बिजली उत्पादन जल बिजली उत्पादन परियोजनाओं को लेकर था। दोस्तों उसी क्रम में, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा था और उसमें एक वीडियो में पूरा का पूरा कंटेंट देना संभव नहीं था, इसीलिए हमने इस वीडियो को कंटिन्यू रखा है। और यह वीडियो भी भारत के प्रमुख परियोजनाओं को ही लेकर आपके बीच में है। और मैं बता दे रहा हूं कि आज की भी परियोजनाएं कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी कई परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज का जो पहली परियोजना है वो हमारी इंदिरा नहर परियोजना है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि यह नहर परियोजना है और यह नहर परियोजना काफी चर्चित इस विषय को लेकर है कि दुनिया भर के देशों में जो नहर परियोजनाएं फैली हुई हैं उसमें सबसे लंबी नहर परियोजना कोई है तो इंदिरा नहर परियोजना है। दोस्तों आज हम इंदिरा नहर परियोजना की बात कर रहे हैं और इंदिरा नहर परियोजना पहले आप देख लेंगे किस राज्य में है, तो पंजाब और राजस्थान राज्य में है। दोस्तों पंजाब और राजस्थान राज्य में इंदिरा नहर परियोजना है और इस नहर का संबंध सतलज और ब्यास नदी पर स्थित एक पोंग बांध है, उसी जगह से इसे निकाला गया है। दोस्तों तो यहां मैं आपको दिखा दूं सतलज और ब्यास नदी, हालांकि ये नदी से संबंधित कोई परियोजना नहीं है, यह नहर से संबंधित परियोजना है, लेकिन एक नदी का जल इस नहर में ले जाया जाता है और इसी नहर में एक नदी जो कह सकते हैं कि राजस्थान की तरफ से आती है, उस नदी से भी रिलेटेड इस नहर को पानी प्राप्त होता है। कुल मिलाकर जिसे घग्घर नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कुल मिलाकर यह नहर नदियों के पानी को ही लेकर राजस्थान स्थित जो सूखाग्रस्त जिले हैं जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर जैसे जो सूखाग्रस्त जिले हैं वहां पानी पहुंचाने का काम करता है, वहां के किसानों को पानी देने का काम करता है। और मैं बता दूं कि दोस्तों यह नहर परियोजना राजस्थान के लिए, खासकर वहां के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रामबाण जिसे कहते हैं सिंचाई के लिए वह है, क्योंकि वहां इस नहर से पानी पहुंचने से वहां के हजारों और लाखों किसानों की खेती करने की संभावना जग गई और आज वहां के किसान लगातार खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। दोस्तों इसकी जो लंबाई है 649 किलोमीटर है। आप जरा कल्पना करके रखिए कि एक नहर 649 किलोमीटर लंबी हो तो कितनी दूर तक वो नहर बनाई गई होगी, कितनी विस्तृत नहर बनाई गई होगी, इस बारे में भी आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। इसका निर्माण कार्य 1958 में किया गया था, अर्थात आजादी के बाद इसका निर्माण हुआ है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी नहर परियोजना है। और मैं यह भी इसमें जोड़ दूं कि उत्तर प्रदेश, यदि आप उत्तर प्रदेश के वासी होंगे तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नहर परियोजना है वो शारदा नहर परियोजना है। याद रखेंगे, भारत में और विश्व में इंदिरा नहर परियोजना दुनिया में सबसे लंबी नहर परियोजना है और उत्तर प्रदेश में शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी परियोजना है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना। आप देख सकते हैं टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड राज्य से संबंध रखता है, उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है और भागीरथी और भिलांगना दोनों नदियां जहां मिलती हैं वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। दोस्तों टिहरी बांध के संबंध में विशेषता यह है कि इस पर स्वामी राम तीर्थ सागर, ये सागर बल्कि हम झील कह सकते हैं, यह कृत्रिम झील है और इसी परियोजना के पीछे बनाया गया है। दोस्तों इसका निर्माण कार्य किया गया है और मैं यह भी आपको बताते चलूं कि यह टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी परियोजना है जो भूकंपीय रिएक्टर पैमाने के सर्वाधिक जोन 4 में शामिल होने वाला परियोजना है। इसलिए इस परियोजना को दोस्तों, जैसे कि आप जोन 4 में कह रहा हूं तो पहले जोन 5 में हुआ करता था, अब जोन 5 जोन 4 में मर्ज कर दिया गया है, इसलिए इसे जोन 4 कह सकते हैं। हालांकि कभी जोन 5 के नाम से भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि टिहरी
परियोजना को वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे खतरनाक परियोजना मानकर सरकार से इसे बंद करने का एक निर्देश दिया है सरकार को, ताकि जन और धन की नुकसान, कभी इनकेस भूकंप आता हो तो यह परियोजना से बहुत ज्यादा जन धन की नुकसान होगी, टिहरी बांध टूट जाएगी, जिसकी वजह से उत्तराखंड में जल सैलाब आ जाएगा। दोस्तों, इसी को लेकर खतरनाक मूवमेंट में अगर भारत के कोई परियोजना है तो सर्वाधिक खतरनाक मूवमेंट की परियोजना टिहरी बांध परियोजना मानी जाती है। आप सबको मालूम होगा कि गंगा अपने प्रारंभिक अवस्था में भागीरथी के नाम से जानी जाती है और उसी भागीरथी में एक भिलांगना नदी आकर मिलती है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं बगलिहार परियोजना। और बगलिहार परियोजना दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर राज्य की प्रसिद्ध परियोजना है, जम्मू कश्मीर राज्य की परियोजना है और यह चेनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों, चेनाब नदी झेलम की बगल में स्थित नदी है, याद रखेंगे, झेलम के बगल में स्थित नदी को चेनाब नदी कहते हैं और उसी चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना है, यानी बगल में नदी है और बगलिहार उस पर परियोजना है। आप समझ सकते हैं, चेनाब नदी पर है। इस नदी पर अर्थात चेनाब नदी पर सलाल और दुलहस्ती नामक परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो नदियां हैं वो नदियां ज्यादातर सिंचाई के कार्यों में नहीं उपयोग में आ पाती हैं, तो दोस्तों उनका उपयोग ज्यादातर बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यह परियोजनाएं अधिकतम बिजली उत्पादन पर काम करती हैं और आप सबको मालूम होगा कि इसी परियोजना के बनाने से पाकिस्तान बार बार 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है और इन परियोजनाओं को लेकर कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाने का काम किया है, कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा को उठाने का काम किया है। यह भी बात आपको याद रखनी होगी कि बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर हैं और पाकिस्तान को तीनों परियोजनाओं को लेकर आपत्ति है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, किशन गंगा परियोजना। दोस्तों, नाम है किशन गंगा परियोजना और यह राज्य है जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में बगलिहार और जम्मू कश्मीर में किशन गंगा परियोजना। और किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। दोस्तों, झेलम नदी पर किशन गंगा परियोजना है और यह परियोजना भी जम्मू कश्मीर राज्य से है। झेलम नदी पर कुछ और भी परियोजना है, एक परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना और दूसरे का नाम है उरी परियोजना। दोस्तों, इसी झेलम नदी पर दो और परियोजना है जिसे तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहां कि इस झेलम नदी पर स्थित किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान, पुनः मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान इन तीनों परियोजनाओं को लेकर भी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानते हुए संयुक्त राष्ट्र जाता है। अर्थात पाकिस्तान हमें बिजली उत्पादन करने के लिए भी इजाजत नहीं देता है, ऐसी उसकी मानसा है, जबकि इन नदियों का उपयोग हम सिंचाई कार्य में नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर इसका उपयोग बिजली उत्पादन के कार्य में भी करते हैं। उसके बावजूद भी, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि दोस्तों बिजली उत्पादन के दौरान पानी न नष्ट होती है, न पानी बर्बाद होती है, न पानी प्रदूषित होती है। पानी का सिर्फ यह काम है कि वो टरबाइन पर गिरती है और फिर आगे बढ़ जाती है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस परियोजना को लेकर आपत्ति जाहिर करने के लिए बार बार संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाता है। दोस्तों, अगला हमारा देख रहे हैं केन बेतवा परियोजना। दोनों को ज्वाइंट रूप में कहा जाता है केन बेतवा परियोजना और यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसे केन बेतवा नदी पर माना जाता है। इसे अमृत परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी और इसको जरा स्पष्ट कर लीजिए आप कि यह परियोजना 2005 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस परियोजना की बात उठी थी और देश में 37 नदियों को एक साथ जोड़कर नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्लान बनाए गए थे, उसी प्लान में पहली प्लान की हिस्सा केन बेतवा नदी को जोड़ने की थी। हालांकि इस जोड़ने की परिस्थितियों में एक पन्ना राष्ट्रीय अभयारण्य है, उसको प्रभावित होता हुआ देखा गया। फिर जो है दोस्तों, दौधन बांध इसके लिए बनाया गया है और दौधन बांध के संबंध में भी कुछ गांव प्रभावित होने की संभावना दिखती थी।
इसलिए भी यह परियोजना अभी अधर में है, लेकिन इस परियोजना को दोस्तों केन बेतवा परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के बन जाने से जहां एक सीजन में केन में पानी होता है और बेतवा में सूखा होता है, तो केन का जल बेतवा में छोड़ दिया जाएगा। और जिस सीजन में बेतवा में बाढ़ आती है और उसी सीजन में केन सूखीग्रस्त नदी के रूप में रहती है, तो बेतवा का जल केन में छोड़ दिया जाएगा, जिससे दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी जल की जो है कमी है वो दूर कर दी जाएगी और इसके लिए एक अच्छा विकल्प तैयार होगा। लेकिन दोस्तों ये 2005 में प्रारंभ परियोजना अभी अधर में है और यह मध्य प्रदेश राज्य के लिए पहली परियोजना की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों आगे हम देखते हैं शरावती परियोजना। शरावती परियोजना दक्षिण भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो हम उत्तर भारत में थे, अब दक्षिण भारत में पहली परियोजना हम लेकर चल रहे हैं। शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर है। दोस्तों शरावती नदी एक सहायक नदी है और शरावती नदी स्पेशली जो परियोजना है बिजली उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि शरावती परियोजना शरावती नदी जोग, महात्मा गांधी और गरसोप्पा जो जलप्रपात है उससे भी रिलेटेड है और वह जलप्रपात स्पेशली बिजली उत्पादन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। और मैं बता दूं कि शरावती परियोजना के कारण ही गोवा, बेंगलुरु और तमिलनाडु के जो कुछ औद्योगिक क्षेत्र है वहां बिजली पहुंचाने का काम किया जाता है। तो यह जलप्रपात पर सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। शरावती के नाम से यह परियोजना है, कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ परियोजना है। आपको बहुत ध्यान से रखना होगा क्योंकि यह परियोजना बार बार रिलेटेड रहा है प्रश्नों के। और शरावती परियोजना के साथ जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो हमारे ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में जाकर जो हम जलप्रपात भारत के लगभग जलप्रपातों को पढ़ाए हैं उसमें भी इसका उल्लेख आपको मिलेगा और सभी जलप्रपातों का भी विस्तृत अध्ययन आप वहां जाकर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगला और अंतिम है जिसको हम ब्यास परियोजना कहते हैं। और ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है और आप सबको मालूम होगा कि पंचनद में एक महत्वपूर्ण नदी ब्यास है जो पंजाब राज्य में आकर सतलज में मिल जाती है। हालांकि ब्यास नदी आपके जहां से रावी नदी निकलती है अर्थात ब्यास कुंड के पास से ही ब्यास नदी का उद्गम है और ब्यास नदी आकर सतलज में जहां मिलती है वहीं पोंग बांध बनाया गया है। दोस्तों तो ब्यास नदी पंजाब से रिलेटेड यह परियोजना है, ब्यास नदी से संबंधित है। ध्यान देंगे दोस्तों कि इस पर पोंग बांध बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पर पोंग बांध बनाया गया है। यह बांध शीत ऋतु में जलापूर्ति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। आप सबको मालूम होगा कि ऊपर भी मैंने इंदिरा परियोजना पढ़ाते हुए पोंग बांध का उल्लेख किया हूं। यहां ब्यास परियोजना में भी पोंग बांध का उल्लेख कर रहा हूं कि हरिके बैराज जहां से इंदिरा नहर को निकाला गया है, जहां से बहुत सारी सिंचाई परियोजना को निकाला जाता है, इसी बांध की ऊंचाई बढ़ने से यहां ठंडी के दिनों में पानी इतना ऊंचा हो जाता है कि ऊपर का जल अगर जम भी जाए तो नीचे से पानी का रिसाव जारी रहता है, नीचे से पानी का स्रोत बहता रहता है, जिसके वजह से यह परियोजना शीतकाल में भी आसानी से किसानों तक जल आपूर्ति को करने में सफल होती है। दोस्तों इसलिए भी यह ब्यास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना के नाम से जानी जाती है, पंजाब राज्य से रिलेटेड है। हालांकि ब्यास परियोजना स्पेशली इंदिरा नहर को जल देने के लिए बनाई गई है, लेकिन वहां से कई छोटी छोटी नहरों को निकालकर पंजाब के क्षेत्रों में किसानों को लाभ देने का काम किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये संबंधित वीडियो था, जो कल हमने वीडियो बनाया था उसी का कड़ी था। इसको भी आप देखकर विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत आगामी प्रश्नों के संभावित उत्तर को जान सकते हैं। अगर इस प्रश्न में आप कुछ जानना चाहते होंगे तो हमें जरूर से कमेंट करें। दोस्तों अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे आप, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि पूरा ज्योग्राफी जिस तरह से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वैसे ही विस्तृत वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।